हाँ जी, CBSE क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 13, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कोई वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है, तो वो उस समय के लिए मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगता है जिस समय उसमें करंट पास हो रहा हो। हाँ, यानी अ कंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर में हम उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, कैसे इलेक्ट्रिक मोटर बनती है। व्हाट इज अ मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब क्या? तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं ना मैकेनिकल एनर्जी। तो हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की। एक हमारे पास में आर्मेचर हो, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो जिसको हमने रेक्टेंगुलर बना रखा है, तो उसमें से जब हम करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अगर हम उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके आर्म्स पर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से वो घूमेगा। इसके लिए हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला वीडियो देख लो। वो भी एक छोटा सा वीडियो मेरा है, आप या तो वो देख लें या कोई भी देख लें। आपको एक बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। वैसे मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊंगा उसका, क्योंकि एप्लीकेशन ही मोटर का फंक्शन है। तो हम दो बातें सीखेंगे। एक तो मोटर का स्ट्रक्चर, मतलब मोटर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं, और दूसरा मोटर का फंक्शन कि मोटर फिर कैसे काम करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से किस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें समझें। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे कि क्योंकि हमको एक वीडियो देखना है, उस वीडियो की हेल्प से समझना है, तो उस वीडियो में जो आपको डिज़ाइन दिखेगा उसको आप अपनी NCERT वाले डिज़ाइन से कंपेयर कर लो। कैसे करेंगे कि मेरे पास ये आपका NCERT का डायग्राम है और ये वो स्ट्रक्चर है जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लें पहले, क्योंकि आप इससे सीखोगे। तो आप इसे देख लो पहले ठीक से, सारी चीज़ें अपन कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये जो है हमारा नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं आमने सामने लगे हुए। वो हमारे यहाँ दिख रहे हैं हमको, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फिक्स्ड होते हैं बोर्ड के ऊपर, इस तरह से दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को फिक्स किया हुआ है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आमने सामने हैं। क्यों होंगे? अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हमारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स और ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टू द साउथ पोल। तो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। मैं यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी आपका जो आर्मेचर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, वो रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या पता चल रहा है? दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे है। हाँ, ऐसे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से समझा सकते हैं। अब देखें कि ये उसके अलावा क्या चीज़ें हैं। एक ABCD रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, वी कॉल इट आर्मेचर। आपकी बुक में आर्मेचर वर्ड लिखा हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। व्हाई इट इज रेक्टेंगुलर? क्योंकि ये एक, जब इसमें करंट आएगा तो ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लग जाएगा, और जब AB और CD जो इसके परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो आर्म्स हैं, उनके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम होगा। AB और CD, इसके लिए आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि जो फोर्स लगता है
ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो तब मैक्सिमम होता है जब एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज 90 डिग्री। एक फॉर्मूला है बी force, this is magnitude of the force experienced by a current carrying conductor is F equal to BIL sin theta। हाँ, BIL में B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है उसको हम B से शो करते हैं। I is current, L is the length of the wire and theta is the angle between B and I। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1। तो अगर साइन 90 का वैल्यू 1 होगा तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस एंड दिस वायर्स वुड बी द मैक्सिमम। हाँ, तो इनको इस पोजीशन पे जब ये होता है तब मैक्सिमम फोर्स लगता है। डायरेक्शन की बात हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सीखेंगे, लेकिन ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है परपेंडिकुलर आर्म्स पे। रेक्टेंगुलर इसलिए लिया हमने कि हमको दो आर्म्स परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थे। अब ये जो आर्म है और ये जो साइड्स हैं इसके रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के, उन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा है, ये जो फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा है, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या बताता है? BIL sin थीटा, वेयर थीटा इज 0 डिग्री। हाँ, थीटा इज 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो इसका और इसका जो एंगल है, हाँ, इसका और इसका जो एंगल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का और करंट जब जाएगा इधर से, उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री 0। साइन 0 डिग्री अगर 0 है तो B इंटू आई इंटू एल इंटू 0 इज 0, फोर्स विल बी 0। तो इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर को लेने का फायदा, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को लेने का फायदा ये है कि दो आर्म्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी जब ये परपेंडिकुलर होंगे, और बाकी की दोनों आर्म्स पर कोई इंटरफेयरिंग फोर्स नहीं लगने वाला। ठीक है, पर्पस क्या है हमारा? कि हमको मोटर को घुमाना है। तो आगे क्या होगा और देखें अपन, हम इन सब चीज़ों को फिर से हटा देते हैं जिससे कि हम बाकी चीज़ों को भी देख सकें। तो अब देखो, आर्मेचर हो गया, मैग्नेट्स हो गए। यहाँ पर आर्मेचर से जो ये आर्मेचर के वायर्स हैं, ये एक स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए हैं। एक स्प्लिट रिंग जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है? वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। एक रिंग जो होती है उसको अगर बीच में से स्प्लिट कर दिया जाए, बीच में ये गैप दिखता है आपको, यहाँ पे लिखा है P, यहाँ पे लिखा है Q। इसके दो पार्ट्स हैं, स्प्लिट रिंग के दो पार्ट्स हैं। स्प्लिट रिंग इज ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटर। तो इसके जो दो पार्ट्स हैं P एंड Q, वो दोनों इस तरह से एक सिलेंड्रिकल एक्सल पे फिक्स होके रखे हुए हैं कि ये अगर घूमे तो एक्सल भी घूमेगा। ये देखो, ये एक्सल है। हाँ, ये स्प्लिट रिंग है जो ये पिंक कलर से दिख रही है, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये इसका P है और ये इसका Q है। हाँ, ये अगर कलर थोड़ा डार्क लग रहा है तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला साइड जो है ये Q है और ये वाला साइड जो है वो P है। तो स्प्लिट रिंग बीच में से टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है हम अभी बात करेंगे जब फंक्शन समझेंगे तो। फिर देखें कि स्प्लिट रिंग के अलावा यहाँ पे कार्बन ब्रशेस दिख रहे हैं X एंड Y, ये X और ये Y। यहाँ कार्बन ब्रश ये है ब्लैक कलर का, जिसको मैं अभी येलो कर दे रहा हूँ। हाँ, ये X और ये Y, ये दो कार्बन ब्रशेस हैं जो फिक्स्ड हैं। इनकी पोजीशन जो होगी ये चेंज नहीं होगी। इनकी पोजीशन यहीं पे रहेगी। मतलब इसके साथ में वायर जुड़ा हुआ है, देखो ये वायर जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये वायर ऐसे आया है, और ये बैटरी है, इस बैटरी में से वायर निकल के आया है। हाँ, इस बैटरी में से वायर निकल के ऐसा आया है, और इधर से इधर से इधर से अब करंट आएगा। ये प्लस है तो इधर से करंट आएगा और इधर से वापस जाएगा। ये सर्किट है बैटरी का। हमारी बुक में
ऐसा ही दिखाया हुआ है, देखो। ये बैटरी है, ये की है, और ये कार्बन ब्रशेस से जुड़े हुए वायर है। यानी कार्बन ब्रशेस जो हैं वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्प्लिट रिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कार्बन ब्रश एंड स्प्लिट रिंग ऑल टुगेदर, ये हम वीडियो में जाकर के देखते हैं। तो लेट अस सी। अब आपको ये चीज़ बड़ी दिख रही है, मैंने आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से कंपेयर कर दिया जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो हमको दिख रहा है कि देयर इज दिस PQRS नहीं था, वो ABCD था। तो हम इसका नाम ABCD रख देते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। हाँ, अभी इसका नाम रख देते हैं अपन आर्मेचर का ABCD। हाँ, ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि विद द हेल्प ऑफ वायर जुड़ा हुआ है स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग के देखो दो पार्ट्स हैं कि नहीं, हाँ, ऐसे दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो इस वाले कार्बन ब्रश X से जुड़ा हुआ है, दूसरा Y से जुड़ा हुआ है। ये दो कार्बन ब्रशेज हैं ब्लैक, हाँ, जिसको अभी मैंने येलो कर दिया है। तो ये स्प्लिट रिंग बीच में से स्प्लिट है, ये जगह खाली है, नीचे ये जगह खाली है, हाँ, बाकी रिंग है। अब समझो कि क्यों है ये, है ना, इसको समझो बच्चे, इसको ढंग से समझोगे नहीं तब तक बात समझ में नहीं आएगी, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। आप ये क्यों घूमता है इसको एक बार दिमाग से निकाल दो। आप ये समझो कि ये घूमता है, ये घूमेगा तो स्प्लिट रिंग भी घूमेगी, ये भी पिंक ये भी पिंक। जब ये घूमेगा, हाँ, ये एक्चुअली ऐसे घूमेगा, यूं घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये भी ऐसे घूमेगी, ठीक है। इसके घूमने के लिए ज़रूरी है कि ये जो कार्बन ब्रश है, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये और ये इसको टच करे। टच करना इसलिए ज़रूरी है कि बैटरी से करंट आए और इसमें चला जाए। ये एक मेटालिक स्प्लिट रिंग है, तो करंट इसमें जाएगा, इसके थ्रू ही वायर में जाएगा, और वायर की वजह, वायर में जब करंट जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगा। हाँ, तो इस पर जब फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा ऐसे, और फिर ये भी घूमेगी ऐसे। करंट भेजना ज़रूरी है, इसलिए कार्बन ब्रश होना ज़रूरी है, लेकिन वो टच तो करता रहे स्प्लिट रिंग को, लेकिन उसको होल्ड ना करे। अगर आप इस वायर को बांध देते इससे तो करंट तो वैसे भी चला जाता। आपको स्प्लिट रिंग में करंट भेजना है, आपको आर्मेचर में करंट भेजना है। आप आर्मेचर में करंट भेजने के लिए क्या करोगे, स्विच ऑन कर दोगे, करंट चला जाएगा उसमें। करंट जाने से उस पर फोर्स लगेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो उसको घुमाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वायर बंधा हुआ होगा तो ये घूम पाएगा क्या, ये अटक जाएगा, ये घूमेगा नहीं। तो ये घूमता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि इसको करंट तो पास करे, सर्किट से कनेक्टेड रखे, बैटरी से कनेक्टेड रखे, लेकिन होल्ड ना करे। तो इसलिए हमने कार्बन ब्रश रखा है। और ये जो एक्सेल है, जब ये स्प्लिट रिंग घूमेगी, आर्मेचर घूमेगा, तो एक्सेल भी घूमेगा। एक्सेल के साथ सामने आप जिस चीज़ को जोड़ दोगे वो भी घूमने लगेगी। अब आपको पंखा लगाना है, पंखा लगा दो, मिक्सर का ब्लेड लगाना है वो लगा दो, कोई बंदा बांध दोगे वो भी घूमने लग जाएगा, है ना। अपने को ये समझना है कि ये क्यों घूम रही है, इसके ऊपर कहाँ से फोर्स आया, तो उसके लिए हम समझें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल शॉर्ट में। हाँ, पूरा डिटेल में तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में हम समझें कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल tells us about the direction of the mechanical force experienced by a current carrying conductor placed perpendicularly in a uniform magnetic field। मतलब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल बना करके रखा हुआ कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है, वो डायरेक्शन बताने का काम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है जी। तो ये बात को समझो इस तरह से कि फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ किया एंड ही सेड कि जो फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड है दैट इंडिकेट्स, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द मिडल फिंगर
indicates towards the direction of the current, and the thumb, it indicates towards the direction of the mechanical force experienced by the current carrying conductor. ये तीनों, ये दो फिंगर्स और ये थंब, ये तीनों इस तरह से स्ट्रेच किए हैं कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यानी थंब फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोनों के साथ। इसी तरह से इंडेक्स फिंगर थंब और मिडल फिंगर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये बता क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आई, मिडल फिंगर इंडिकेट्स अबाउट द करंट, आप लोग भी लिख लेना, ऐसा अच्छा रहता है। और थंब फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो देखो फ्लेमिंग ऐसे बोलता है कि अगर B और I एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो फोर्स इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे यूज करें अगर, कि समझो इस आर्म में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ये है नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। बी इज शोन बाय द इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ, ये मैं ऐसे रखूंगा, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो मेरे को मेरा लेफ्ट हैंड ऐसे रखना पड़ेगा। इस आर्म को देखो, जिस आर्म को हम कहते हैं ए बी, ये ए बी आर्म जो है इस पर इनवर्ड्स नीचे की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ माय थंब फोर्स लगेगा ऐसे, एंड दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be mutually perpendicular to the direction of magnetic field and direction of current। तो नीचे इस आर्म पे अगर करंट A to B डायरेक्शन में जाए, हमने इस आर्मेचर को बोला है A B C D, तो A to B करंट जा रहा है उधर और फिर वो ऐसे आएगा, फिर C to D आएगा इस वाली आर्म पे। तो इस पर करंट का डायरेक्शन, इस पर फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो फिर हम ऐसे करेंगे, नॉर्थ टू साउथ, बी तो वही है और आई जो है वो सी टू डी है, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे। हाँ, ब्लू कलर से दिखा दो। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस पर अगर नीचे और इस पर अगर ऊपर होगा तो ये ऐसे घूमेगा क्या, बिल्कुल ऐसे ही घूमेगा, यूं। हाँ, ये अगर ऐसे घूमेगा तो इससे जुड़ा हुआ स्प्लिट रिंग भी ऐसे घूमेगा, उससे जुड़ा हुआ जो शाफ्ट है, जो एक्सेल है वो भी घूमेगा, और फिर इससे जुड़ा हुआ पंखा या ब्लेड या व्हाटएवर इट इज वो भी घूमेंगे। तो ये फोर्स जो है ये इस तरह से काम कर रहा है। हाँ, दोनों परपेंडिकुलर आर्म्स पे दोबारा देखें कि परपेंडिकुलर आर्म्स जो दोनों हैं उन पर ऐसे फोर्स लग रहा है, एक पे नीचे एक पे ऊपर, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्सेस लगने का मतलब समझ में आ गया। तो अब स्प्लिट रिंग क्या कर रहा है कि आफ्टर हाफ रोटेशन, ये P है, ये Q है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। ये मेरे हाथ के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, मेरा राइट हैंड साइड ये है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो मैंने ये लिख दिया। ये राइट हैंड साइड की तरफ अभी मेरी जो आर्म है उसका नाम है CD और इसका नाम है AB, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। AB आर्म पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, CD आर्म पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है इनिशियली। ठीक है, जब ये घूमेगा आफ्टर हाफ रोटेशन, जब CD यहाँ आ जाएगा, ये वाली आर्म घूम करके ऐसा घूमा, घूम करके CD यहाँ आ जाएगा, AB वहाँ आ जाएगा। AB यहाँ आ गया और CD यहाँ आ गया। तो जो करंट आ रहा है बैटरी से वो तो इधर से ही आएगा, इसका नाम हमने रखा है X, इस कार्बन ब्रश का नाम रखा है Y, तो X कार्बन ब्रश से ही एंटर करता है। लेकिन जो P और Q था वो Q अब यहाँ आ गया है, P यहाँ आ गया है। P वाला
पार्ट यहाँ आ गया, Q वाला पार्ट यहाँ आ गया, तो करंट अब जाएगा D to C, जो पहले जा रहा था C to D, और जो करंट पहले जब ये लेफ्ट हैंड साइड में थे तब A to B जा रहा था वो आएगा B to A। हाँ, करंट का डायरेक्शन इनिशियली था A B C D, मतलब A to B, B to C, C to D, A B C D, अब हो रहा है D C B A। क्यों? क्योंकि स्प्लिट रिंग के P और Q पार्ट्स ने अपनी पोजीशन बदल दी है। Q पार्ट से CD आर्म जुड़ी हुई थी, P पार्ट से AB आर्म जुड़ी हुई थी। जब P पार्ट यहां आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो करंट एंटर्स फ्रॉम A to B एंड ABCD डायरेक्शन में देयर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये Q लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो X कार्बन ब्रश से Q में करंट एंटर करता है, Q पार्ट ऑफ स्प्लिट रिंग में वो एंटर करता है और करंट एंटर्स फ्रॉम DCBA दिस। सो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप ये समझो कि जब CD आर्म यहां पर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, तो CD आर्म पर नीचे फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और AB आर्म जब राइट हैंड साइड में होगा तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जब AB आर्म यहां आ जाएगी तो फोर्स का डायरेक्शन AB आर्म पर नीचे हो जाएगा और CD आर्म पर ऊपर हो जाएगा। यानी जो भी आर्म इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की दोनों परपेंडिकुलर आर्म्स में से जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी उस पर नीचे फोर्स लगेगा, जो भी राइट हैंड साइड में जाएगी उस पर ऊपर फोर्स लगेगा, एंड दिस विल मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। ये इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाने के लिए हेल्प करेगी। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अपन देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। हाँ, लेट अस वॉच इट कि ये कैसे चल रहा है। देखो, कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? CD आर्म जब इधर आती है नीचे फोर्स, AB आर्म जब इधर आती है नीचे फोर्स। हाँ, फोर्स का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, ये घूम रहा है, हाँ, हम कह रहे हैं कि जब ये घूम रहा है तो इसके साथ में स्प्लिट रिंग घूम रहा है। स्प्लिट रिंग जो है उसमें जो स्प्लिट रिंग के पार्ट्स इसने XY ले रखे हैं, हमने PQ लिए थे, इसने जो कार्बन ब्रश है वो फिक्स कर रखे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्प्लिट रिंग के पार्ट्स बार बार अपनी जगह बदलते हैं, उस वजह से ये फोर्स अपनी जगह बदलता है। यानी व्हाट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग? स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का रोल क्या है? इट चेंजेस द डायरेक्शन इन द सर्किट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी मेंटेन्ड, और वो एक ही डायरेक्शन में घूमता रहे। तो आपने देखा कि मोटर कैसे चलता है। हाँ, मोटर का जो ये मूवमेंट है इसको आपको समझना है, तो आप बिल्कुल सिंपल ये बात समझो कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन द आर्मेचर। एक बार ABCD, एक बार CDBA, एक बार ABCD, एक बार DCBA, और हर बार जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तब फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता है। हाँ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन AB और CD आर्म पे बदल जाता है। वैसे डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की आर्म यदि AB है तो नीचे रहेगा, और जब CD है तो नीचे रहेगा। तो आपने इस मोटर को यूज़ करने के लिए क्या करा हुआ है? इस मोटर को यूज़ करने के लिए इसका जो एक्सेल है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये घूम रहा है तो वो भी घूम रहा है। उसके आगे हमने लगा दिया एक फ़ैन। हाँ, उसके आगे उसका एक हमने फ़ैन लगा दिया हुआ है, पंखा लगा दिया हुआ है, और वो भी उसके साथ साथ घूमते जा रहा है। हाँ, तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मोटर हमारी काम करती है। आपसे 3 बातें पूछी जाएंगी, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एक तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्मेचर? तो आर्मेचर जो है उसकी परपेंडिकुलर आर्म्स में करंट जाता है, इसकी वजह से आर्मेचर जो है वो उसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। मतलब कि इसमें परपेंडिकुलर आर्म्स पे 2 अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो कि एक टॉर्क क्रिएट करने का काम करता है, वो आर्मेचर का फंक्शन है।
क्यों हो रहा है ऐसा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, क्योंकि आर्मेचर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वो रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ मैग्नेट कोई फोर्स तो महसूस करेगा ही। तो आर्मेचर का काम ही एक्चुअली फोर्स क्रिएट करना है। स्प्लिट रिंग का काम है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन so that the direction of force on the perpendicular arms can be maintained। और तीसरी चीज़, कार्बन ब्रशेस का क्या काम है? टू सप्लाई द करंट टू द सर्किट विदाउट होल्डिंग द सर्किट और विदाउट होल्डिंग द स्प्लिट रिंग। दैट्स इट। तो अगर ये इलेक्ट्रिक मोटर की बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखो और फिर अपनी बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। हाँ, इसको बार बार देखें और इसको अच्छे से समझ जाएं। थैंक यू।